नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया 47 हिंद की बात हिंदी में, मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ। तो आज न्यूज मीडिया 47 के साथ जुड़े हैं एक नए मेहमान, जो कि हैं लोकनायक हॉस्पिटल के हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट और डायरेक्टर प्रोफेसर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर सुधीर कुमार जैन। सर जी, आपका स्वागत है। आज हम सर से बात करेंगे कोरोना के बारे में, लेकिन हम कुछ ऐसा बात करेंगे जो एक आम आदमी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसी खबर दुनिया में फैलाई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। सर, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि हाल ही में 32 देशों के 200 से ज्यादा साइंटिस्ट ने ये दावा किया है, डब्ल्यूएचओ को बताया है कि अब कोरोना हवा में भी फैल सकता है और अब हवा में भी फैल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सागर जी, ये बात सच है कि 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने डब्ल्यूएचओ को अपनी रिपोर्ट भेजी है, जिसको डब्ल्यूएचओ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना एयरबॉर्न डिसीज भी हो सकती है। लेकिन ये इस खबर से बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस खबर से हमें ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। मैं अभी कहना चाहूंगा कि कोरोना अधिकतर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, किसी के खांसने से, छींकने से, सांस के द्वारा ही फैलता है। अगर हम किसी के साथ 1 मीटर से कम की दूरी पे आते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा क्राउडेड एरिया में जाते हैं जहां पे वेंटिलेटेड रूम नहीं है और जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है, जैसे कि शादी ब्याह या धार्मिक मीटिंग या पॉलिटिकल मीटिंग, उस जगह में कोरोना एयरबॉर्न डिसीज भी हो सकता है। तो मैं ये अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के बाद हमें ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है। हम जहां पर भी जाएं वहां पर मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करें। लेकिन इससे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा हम जैसे मेडिकल पर्सनल के लिए ज्यादा जरूरत है इस रिपोर्ट से, बिकॉज हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो एरोसॉल जनरेशन होता है। उस एरोसॉल जनरेशन से हॉस्पिटल, उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी मेडिकल, पैरामेडिकल या एनेस्थेटिस्ट जो है, उनको इफेक्ट हो सकता है। ये बात हमें पहले भी मालूम थी। तो सर, आपको कब पता चल गया था, कि आपको कब लगा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है, कि आपको भी ऐसा कुछ पहले आभास हुआ था? जब मार्च में डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया, तब रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम की गाइडलाइन आई थी। उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन था कि ये जो कोविड होता है वो एरोसॉल जनरेशन से भी फैल सकता है। इसलिए रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड एंड एडिनबर्ग एंड ग्लासगो ने हमें गाइडलाइन दी थी कि जितने भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और जितने भी ऑपरेशन हैं जिसके अंदर एरोसॉल जनरेशन होता है, उसको हमें अवॉइड करना है। तो आज की डेट में जब तक कोविड चल रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर रहे, सब लोग ओपन सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरोसॉल जनरेशन को अवॉइड करना है। एरोसॉल जनरेशन से पेशेंट भी उसको इनहेल करेगा, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन भी इनहेल करेगा, नर्सेज भी इनहेल करेंगी और बेहोशी वाले डॉक्टर भी इनहेल करेंगे, तो उनको कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। और दूसरा ये है, अगर जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स कोविड हॉस्पिटल वार्ड में घुस रहे हैं, उनके लिए ये ज्यादा अहमियत वाली खबर है। तो उनको अपना एक्सपोजर कम करना है, बिल्कुल पेशेंट के नजदीक नहीं जाना, ज्यादा 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, हमेशा पीईपी किट में जाना है और जितने भी मेडिकल पर्सोनेल है सबको N95 मास्क और फेस शील्ड लगा के जाना है। ऐसे ही मैं बोलूंगा जो सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि एक कितना डिस्टेंस हमें मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि पहले तो सिर्फ ऐसा लगता था कि छूने से है, लेकिन अब तो वो हवा में भी है। तो कितना दूर तक वो जा सकता है, हवा में कितना ट्रेवल कर सकता है?
ऐसा बोला गया है कि जो सामाजिक दूरी है वो अगर हम 2 मीटर की मेंटेन करके रखते हैं तो अच्छा है। 2 मीटर की सामाजिक दूरी मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर हम भीड़ वाले, अगर हम सामाजिक दूरी मेंटेन कर नहीं पा रहे तो हमें मास्क के अलावा फेस शील्ड भी पहननी चाहिए। फेस शील्ड पहन के जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल एयरलाइंस वाले ने मैंडेटरी कर दिया है कि मास्क के ऊपर फेस शील्ड का पहनना। तो इस खबर के बाद फेस शील्ड का रोल ज्यादा आ जाता है। अगर कभी भी हम ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वहां पे हमें फेस शील्ड का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो सर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि देश में आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। मतलब इस ये इतना जल्दी जाने वाला नहीं। अब लॉकडाउन खुल रहा है, इतने महीनों का लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन भी खुल रहा है। तो अब क्या क्या हमें ऐसी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब हवा में भी कोरोना। ये बिल्कुल सही बात है कि लॉकडाउन खुल रहा है और हमें लॉकडाउन से हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लॉस हुआ था और हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति रोक गई थी, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने और ये जो हमें बोला है, इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कोरोना तो अभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी उसकी कोई कारगर दवाई नहीं अभी हमें हासिल नहीं हुई है ना। और वैक्सीन के पूरे दुनिया भर में वैक्सीन बनाने के ट्रायल चल रहे हैं और अभी कयास से लगाया जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी। तब तक हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और जीना सीखने का मतलब यही है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। नागरिकों को लॉकडाउन का मतलब ये था कि हम हर एक नागरिक को सिखा दें कि कोरोना क्या है और उससे हमें कैसे बचाव करना है, जो कि एक तरह की रिहर्सल थी लॉकडाउन के दौरान। लेकिन अब जब लॉकडाउन सरकार ने खोल दिया है तो हमें हर एक नागरिक का फर्ज है कि सड़कों पे मास्क पहन के चले। मास्क भी अच्छी तरह से पहनना, नाक और मुंह दोनों सब अच्छे से कवर होने चाहिए। मैं देखता हूँ सड़कों पे कई लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन वो अपना मुंह नहीं, नाक नहीं कवर करते। कई लोग खाली रुमाल लगा देते हैं। सर अगर मास्क भी पहनना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि लोग या तो यहाँ पे मास्क लगा लेते हैं या फिर कई लोग सिर्फ ऐसे लटका लेते हैं और पुलिस सामने दिख जाए तो उसे बांध लेते हैं सिर्फ। लेकिन हाँ। मास्क ही किस तरीके का यूज करें हम? क्या N95 ही जरूरी है या फिर कुछ और भी मास्क के तौर पे हम यूज कर सकते हैं? क्या स्वाफी और रुमाल का यूज करना सही रहेगा मास्क के लिए? देखिए N95 मास्क तो मेडिकल पर्सनल के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम डबल फैब्रिक मास्क जिसे कहते हैं, WHO ने बोला है फैब्रिक मास्क जो कि डबल लेयर और ट्रिपल लेयर मास्क होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग डबल लेयर ट्रिपल मास्क नहीं यूज कर पा रहे, उसको अपना गमछा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया, गमछा भी यूज कर सकते हैं। या रुमाल को भी सिंगल लेयर नहीं, डबल या 3 लेयर बना के रुमाल की उसको भी बांध सकते हैं। तो मिनिमम 2 लेयर मास्क होना चाहिए या 2 लेयर का कपड़ा होना चाहिए और वो फैब्रिक होना चाहिए जिसके अंदर मोर देन 5 माइक्रोन्स के जो पार्टिकल्स है वो बाहर ना निकले। तो मतलब रुमाल भी अगर यूज करें तो कम से कम उसे 2 या 3 बार उसे रोल करें। जब वो आपके यहाँ पे लगे तो 2 या 3 रोल। सर ये 2 या 3 जरूरी क्यों है? इसका इसका क्या यूज है? इसका ये है कि जो हम ड्रॉपलेट जो होते हैं उनकी जो साइज होता है वो मोर देन 5 माइक्रोन्स होता है। और मोर देन 5 माइक्रोन्स का जो ड्रॉपलेट है वो डबल लेयर या ट्रिपल लेयर मास्क से ही रुकेगा। और जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है उसका लेस देन 5 माइक्रोन होता है, वो शायद मास्क से भी ना रुके। उसके लिए फिर हमें सामाजिक दूरी को मेंटेन करना जरूरी है। सर अभी आपने दवाई के बारे में बोला था कि दवाई अभी तो नहीं आने वाली है, कम से कम जनवरी तक हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी कौन सी दवाइयों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि अब हमारी जो एक एवरेज होता है कि कितने लोग मर रहे हैं, उस एवरेज में भी बढ़ोतरी आई है। हम मतलब सेफ हो रहे हैं कोरोना से, लेकिन एक हद तक। तो कौन सी दवाइयां हम यूज कर रहे हैं? देखिए सागर जी, जो वैक्सीन है उसके ट्रायल पूरे दुनिया भर में शुरू हो गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो गया, हमारे ICMR ने हिंदुस्तान में भी शुरू करवा दिया है। लेकिन फाइनल यूज के लिए दवाई तो मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी से पहले नहीं वैक्सीन आ पाएगी। लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि मॉडरेट एंड सीवियर केसेस के अंदर हम लोग दे रहे हैं। उन दवाइयों में जैसे सबसे पहले दवाई जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, जो कि बहुत सस्ती दवाई है, जो कि
सदियों से हमारे बाकी चीजों में यूज हो रही थी, लेकिन अभी उसको कोरोना में यूज कर रहे हैं। लेकिन ये उसका साइड इफेक्ट हार्ट में होता है, लेकिन उस दवाई को यूज करने से पहले डॉक्टर लोग पेशेंट का ईसीजी लेते हैं। अगर ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत अच्छी दवाई है। हो सकता है कि कई ड्रग कंपनी है जो कि महंगी महंगी दवाई को लॉन्च करना चाहती है, वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को ज्यादा प्रमोट ना करें, लेकिन फैक्ट ये है कि मॉडरेट केसेस के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी अच्छी कारगर दवाई है, बेशर्ते उसको अगर प्रॉपर तरीके से यूज करा जाए। बेशर्ते अगर डॉक्टर लोग उसको यूज करने से पहले पेशेंट का ईसीजी करें, पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट करें, बिकॉज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हार्ट पे इफेक्ट होता है। जो हार्ट के पेशेंट है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या लिवर के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज नहीं कर पा रहे तो एक दूसरी दवाई है एजिथ्रोमाइसिन, उसको भी यूज कर सकते हैं मॉडरेट केसेस के अंदर। माइल्ड केसेस के अंदर कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है। मॉडरेट केसेस के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन दोनों में से कोई दवाई यूज कर सकते हैं। अगर सीवियर केसेस है तो एंटीवायरल दवाई जो है, जो इसका नाम है रेमडेसिविर, या इम्यूनोमॉड्यूलेशन वाली दवाई जिसको हम कहते हैं टोक्लीजुमेब, जो कि काफी महंगी दवाई है, उसको भी यूज कर हुआ जा रहा है। लेकिन अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च आई है कि बहुत ही कॉमन दवाई डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम, अगर हम उसको डेली 4 या 5 दिन के लिए यूज करते हैं तो उससे वेंटिलेटर वाले पेशेंट में 35% मोर्टालिटी कम हो गई है, और जो सीवियर पेशेंट है उसमें 20% मोर्टालिटी कम हो गई है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है सर। हाँ जी सर, आप कुछ बता रहे थे वेंटिलेटर के बारे में। मैं ये बता रहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी 3 हफ्ते पहले एक रिसर्च निकाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि डेक्सामेथासोन के यूज करने से जो पेशेंट 30 वेंटिलेटर पे है, अगर वो 4 दिन तक यूज करते हैं डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम डेली, तो 35% मृत्यु दर कम हो गया है। और जो सीवियर पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे नहीं है, उसमें 20% मृत्यु दर कम हो गया है। जबकि डेक्सामेथासोन बहुत ही सस्ती दवाई है और बहुत ही कॉमनली अवेलेबल दवाई है। जैसे आपने सुना होगा कि रेमडेसिविर और टोक्लीजुमेब, ये बहुत काफी महंगी दवाई है, हर एक आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये सरकारी हॉस्पिटल में भी अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो सर आप एक चीज हमें बताएं कि कैसे किसी आदमी को पता चले कि उसे होम आइसोलेशन जाना चाहिए या फिर उसे कोरोना के केयर सेंटर पर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उसको सिर्फ इतना पता है कि उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको एक पल्स ऑक्सीमीटर, जो बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है, उसके द्वारा उसको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर देखना चाहिए। अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ऊपर आ रहा है और उसको कोई सिम्टम नहीं है, या थोड़ा सा खांसी जुकाम है, तो उसको होम आइसोलेशन भी ठीक है। अगर थोड़े से ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं या सैचुरेशन उसका 93 से 95% के बीच में आ रहा है, तो उसको कोरोना केयर सेंटर में जाना चाहिए। बिकॉज हो सकता है उसको 95 से नीचे या 93 से ऊपर वाले में उसको हो सकता है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, या फिर ऑक्सीजन का इंतजाम उसको अपने घर में करना चाहिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि किसको आइसोलेशन सेंटर आइसोलेट खुद हो जाना चाहिए फिर सेंटर जाना चाहिए, लेकिन अगर जो घर में ही आइसोलेट हो चुके हैं, अगर वो घर में ही है, तो उन्हें क्या क्या दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर वो घर में आइसोलेशन है तो अधिकतर अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर उसको हल्का बुखार है तो पैरासीटामोल वो ले सकता है, खांसी की कोई काम आम दवाई ले सकता है। इसके अलावा उसको जो भी दवाई लेनी है वो डॉक्टर से पूछ के लेनी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बिकॉज ऐसे अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं लेनी है। पैरासीटामोल, और वैसे भी अगर होम आइसोलेशन करेगा तो दिल्ली सरकार की स्कीम है, तो डॉक्टर उससे हर रोज बात करते हैं, ये स्वास्थ्य कर्मी उससे रोज बात करते हैं। तो डेली बेसिस पे हमारी दिल्ली सरकार की जो होम आइसोलेशन स्कीम चल रही है, वो तुरंत दिन प्रतिदिन वो पेशेंट से जो बात करते हैं, होम आइसोलेशन में होते हैं, और उनको एडवाइस करते हैं। तो सर ये तो बात थी कोरोना की और जिन लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन
देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना से, जो कोरोना से बहुत दूर है, उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है, आप ये बता सकते ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आजकल कोरोना पैंडेमिक होने के बाद पूरे विश्व भर में सारी की सारी सरकारें और सारे सारे हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसके चक्कर में जो नॉन कोरोना के पेशेंट हैं उसको, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरा नेग्लेक्ट हो रहा है, लेकिन काफी हद तक वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि हमने एक रूटीन सर्जरी है वो बंद कर दी है, हिंदुस्तान में नहीं, यूके में भी, यूएसए में भी रूटीन सर्जरी बंद हो गई है। सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी शुरू हो रही है, जिसका जिसका लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी है, वो भी कोरोना टेस्ट के बाद। तो रूटीन सर्जरी वाले पेशेंट बहुत सफर कर रहे हैं। मुझे भी रोज फोन आते हैं, किसी को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, किसी को अपनी पथरी का ऑपरेशन कराना है, किसी को हर्निया का ऑपरेशन कराना है। तो हम उसको यही बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर बंद है, क्योंकि आज के दिनों में हम खाली कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं या फिर हम लाइफ सेविंग इमरजेंसी सर्जरी कर रहे हैं, तो रूटीन सर्जरी बंद है। उससे काफी पेशेंट हमारे सफर कर रहे हैं। सर, लोकनायक हॉस्पिटल वैसे भी देश का पहला हॉस्पिटल है जिसने अपना पूरे के पूरे बेड्स कोरोना के लिए दे दिए थे। जहां 2000 बेड्स हैं आपके पास, लेकिन पूरे बेड्स आपने कोरोना के लिए दे दिए हैं, देश की सेवा के लिए। इसमें मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी सर्जरी हैं जो हमें अभी करा लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं ना कि कोरोना तो आगे भी चलेगा, उसके साथ जीना है, तो बाद में कराएंगे, तो अभी करा लेते हैं। तो लेकिन लोगों को कौन कौन सी सर्जरीज के लिए अभी रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी सर्जरीज? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो अभी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से एरोसॉल जनरेट होता है, कीटाणु हवा में फैलते हैं, उससे पेशेंट को भी नुकसान है और स्वास्थ्य कर्मी को भी उससे नुकसान हो सकता है। ओपन सर्जरी हम लोग करा सकते हैं, लेकिन ओपन सर्जरी में भी कोई भी पेशेंट अगर रूटीन ओपन सर्जरी कराता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि अगर हम नॉन कोरोना टाइम में अगर सर्जरी कराते हैं और अभी सर्जरी करा रहे हैं, कोरोना टाइम में सर्जरी करने में 40% ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रेट हो सकते हैं और 10% ज्यादा मोर्टेलिटी हो सकती है। इसलिए अभी हमारी जो गाइडलाइन है वो ये है, ऐसी भी कोई भी सर्जरी, रूटीन सर्जरी जिसको हम अभी पोस्टपोन कर सकते हैं या जिसको हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हमें अभी नहीं कराना चाहिए। अभी हमें सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज करानी चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसीजर्स कराने चाहिए, या फिर कैंसर सर्जरी करानी चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना अभी बहुत चलने वाला है, बहुत दिनों तक रहेगा, लेकिन एक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में भारत के अंदर कोरोना के बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सितंबर में पेशेंट ज्यादा बढ़ेंगे, सर, उसका ये तो एपिडेमियोलॉजिस्ट बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा नहीं लग रहा। दिल्ली में तो अभी पिछले 5 दिन का डाटा जो है काफी एनकरेजिंग है दिल्ली, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे लग रहा है कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, बाकी सब। लेकिन दिल्ली सरकार जो कदम ले रही है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि दिल्ली में तो फ्लैट कर्व जो है फ्लैट हो रहा है। कल भी 1700 कुछ पेशेंट थे और हमारी जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा है और हमारे नंबर ऑफ पेशेंट कम है। अगर मैं कल का डाटा बताऊं तो हमारे लोकनायक हॉस्पिटल में हमने 2000 बेड रिजर्व करके रखे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 400 या 500 ही पेशेंट थे। तो दिल्ली के जो रिजल्ट है वो काफी एनकरेजिंग है, लेकिन ओवरऑल पूरा इंडिया का जो डाटा है वो एनकरेजिंग नहीं है, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो हमें आराम से नहीं बैठना है, हमें हमें ये मान के चलना है कि ये लड़ाई लंबी है और अभी लंबी चलेगी। तो क्या ये एयर में अब कोरोना आ गया है, उसके कारण भी अभी ये लंबी लड़ाई चलने वाली है? बिल्कुल, जैसे अब एक नई नई फाइंडिंग सामने आई है जिसके बारे में अभी हम लोग ज्यादा सोच नहीं रहे थे, तो अभी हमें आम पब्लिक को ज्यादा एजुकेट करना पड़ेगा, कि हाथ जोड़ के उसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्लीज आप कभी भी अगर आप सड़क पे भी चल रहे हैं तो मास्क लगा के चले। हो सकता है आपके आसपास कोई भी बंदा ना हो, तब भी आप मास्क लगा के चले, बिकॉज ये नहीं पता कि आपसे 10 मिनट पहले आपके पास इस सड़क पे कोई इंसान निकला है जिसको कोरोना है, जो कि एयर पे फैला के चला गया। तो सबसे बड़ी जो ये बात ये है कि सड़क पे अगर आपके आसपास कोई इंसान है भी नहीं, तभी भी हमें मास्क लगा के सड़क पे चलना है। कहीं ना कहीं अब वापस हमें स्वच्छ भारत की भी जरूरत है कि लोग बाहर ना थूकें, बाहर ना जाएं ज्यादा, और साफ रखें अपने आसपास में, सो दैट हम
और दूसरों को भी हम कोरोना ना फैलाएं। आपने बहुत सही बताया। हमें अपने प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी स्वच्छ भारत, उसको आगे दोगुने जोश से उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने अभी भी देखा कई लोग पान खा के थूक देते हैं, वैसे थूक देते हैं, और सरकार ने उसके नियम भी बनाए, उसको फाइन लगेगा, लेकिन फाइन लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने अंदर से ही आना चाहिए कि हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना है, हमें हर एक प्राणी को स्वस्थ रखना है। ये हाँ जी सर, हाँ ये जी। हमें अंदर से आना चाहिए, और एक हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें कोरोना को भगाना है। हर एक इंसान को प्रण लेना पड़ेगा कि हमें कोरोना को और हर एक बीमारी को भगाना है, और हमें अपने भारत देश को स्वस्थ रखना है। सर मुझे विश्वास है आज हमें जो लोग देख रहे हैं उन्हें कोरोना के बारे में बहुत कुछ नया पता चला होगा, और क्या हमें किस तरीके से मास्क का यूज करना है, किस तरीके से अपनी जीवन शैली को जीना है, ये भी उन्हें समझ में आया होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा एक लास्ट आप थोड़ा कुछ बता दें लोगों को कि अब ये करना ज्यादा जरूरी है तो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएं और थोड़ा सा सेफ रहें। एक लास्ट कोई संदेश। मैं यही सब स्पेशल दिल्ली वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको लगे कि नंबर ऑफ केसेस दिल्ली के अंदर कम हो रहे हैं, लेकिन इससे हमें रिलैक्स नहीं होना है। जो भी प्रिकॉशंस हमें कोरोना के टाइम में पहले ले रहे थे, उससे ज्यादा लेनी है, बिकॉज डब्ल्यूएचओ की फाइंडिंग आने के बाद कि ये एयरबोर्न डिसीज है। सड़क पर चलते हुए भी हमें, गाड़ी में बैठे हुए भी हमें मास्क लगा के चलना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, और बिल्कुल भी हमें गैदरिंग में नहीं जाना। जहां तक हो सके अवॉइड करना है गैदरिंग। अगर गैदरिंग को अवॉइड नहीं कर पा रहे, बहुत तो अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग है या कुछ है जिसमें 5 से 10 लोग बैठे हैं, तो फेस शील्ड लगा के जाना है, और बार बार हाथ धोना है। तो सर जरूर आपने जो जो बताया लोग जरूर उस पर ध्यान देंगे और समझेंगे कि कोरोना अब कितना ज्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि पहले तो हमें लगता था कि डब्ल्यूएचओ ने भी बताया था कि सिर्फ छूने से या फिर स्नीज कर रहे हो तो आपके पास वाले को कोरोना हो सकता है, लेकिन अगर आप स्नीज कर रहे हो तो आपके बहुत दूर भी कोई हो तो उसे भी कोरोना हो सकता है। तो मास्क कितना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, अगर कोरोना को देश को कोरोना से मुक्त करना है तो हमारे को शायद जरूरी है अब इन सभी चीजों पर ध्यान देने की। और सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से इस जीवन शैली को जीने की जरूरत है अब कोरोना के इस काल में। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों से मेरी दरख्वास्त है कि सर ने जो कुछ भी बताया है उस पर आप गौर करें, क्योंकि कोरोना सिर्फ आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को हानि पहुंचा सकता है, और ना केवल आपके परिवार को, ये पूरी समाज को और पूरे देश के लिए उतना ही घातक हो सकता है। तो और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज मीडिया 47। और धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े रहने। धन्यवाद। थैंक यू।